नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए होने वाली है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स में जो बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आती है अग्निवीर की, वो निकल के आ चुकी है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो अग्निवीर की जो निकल के आई है वैकेंसी, क्या ये परमानेंट रहने वाली है या फिर 4 साल बाद आप ख़त्म हो जाओगे, 4 साल बाद आपको निकाल दिया जाएगा, या फिर आपको 25% अगर अग्निवीर की है 4 साल बाद आप निकल जाओगे तो उसमें सिर्फ 25% रखो को ही परमानेंट रखा जाएगा या फिर ज़्यादा होगा, और सैलरी आपको कितनी मिलेगी रिटायरमेंट के बाद। चलिए वो सब चीज़ जान लेते हैं। एग्ज़ाम डेट क्या है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या होगी फॉर्म भरने की, सैलरी क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीज़ हम लोग आज देख लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी निकल के आई है ये वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर की ये जो वैकेंसी निकल के आई है, अगर इसमें डेट की बात करें तो डेट आपका जो रहने वाला है ना, वो 7 जनवरी से फॉर्म भराना शुरू होगा। जी हाँ, 7 जनवरी 2025 से ये फॉर्म भराना शुरू होगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 जनवरी रहने वाली है। जी हाँ, 27 जनवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो एग्ज़ाम डेट पहले ही दे दिया गया है। जी हाँ, एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको नोटिफिकेशन में दे दिया गया है, 22 मार्च रहने वाला है। जी हाँ, 22 मार्च आपका एग्ज़ाम डेट रहने वाला है। अगर आप नोटिफिकेशन को चेक करोगे हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको हमारा लिंक मिल जाएगा नोटिफिकेशन का, वहाँ पे आपको ऊपर में ही दिया रहेगा अप्लाइंग डेट और एग्ज़ाम डेट दोनों ऊपर में ही दिया हुआ है, तो आप जाके एक बार चेक भी कर सकते हो। अगर एज लिमिट की बात करें तो 17.5 से 21 है। जी हाँ, 17.5 से 21 है। अगर आप 1/1/2005 से 1/7/2008 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। वही 1/1/2005 यानी कि 1 जनवरी को ही है आपका 1/1/2005 ही है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वो 1/7/2008 भी है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। वही 1/7/2008 हो गया तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। वही हाइट की बात करें तो हाइट आपको जो मेल में रहने वाला है ना, वो 152 सेंटीमीटर रहने वाला है। जी हाँ, 152 सेंटीमीटर आपका मेल में हाइट रहने वाला है। फीमेल में जो बात करें तो फीमेल में आपका रहने वाला है, उसमें भी 152 सेंटीमीटर रहने वाला है। वही हील एरिया की बात करें तो हील एरिया में जो है ना, हील एरिया में आपका 147 सेंटीमीटर आपका जो है वो हाइट रहने वाला है। इसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए। कुछ रीजन्स के लिए आपको अलग अलग भी दिया हुआ है, जैसे लद्दाख रीजन वगैरह जो होता है उसके लिए अलग भी दिया हुआ है हाइट, आप जाके नोटिफिकेशन को जाकर चेक कर लीजिएगा। वही अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन आपका 12th पास चाहिए। जी हाँ, 12th पास चाहिए। क्वालिफिकेशन में आपका एक्स और वाई यानी कि साइंस और नॉन साइंस भी है आपका इसमें। जैसे आप लोग को पता होगा साइंस और नॉन साइंस आता है, तो अगर साइंस से है, साइंस में आपका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश तो आपका कंपलसरी है तो वो तो लगभग के पास होगा ही। वही फिजिक्स, मैथ अगर आपके पास है तो आपका 12th में सीधा सीधी मानिए 12th में आपका 50% होना चाहिए। अगर साइंस से हैं आप, फिजिक्स मैथ आपके पास है तो 50% आपके पास होना चाहिए, और इंग्लिश में आपके पास 50% होना चाहिए। यानी कि 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 50 नंबर आपके पास होना चाहिए। अदर देन साइंस, जी हाँ, अगर आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट है यानी कि आप साइंस से नहीं हैं या फिर कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं या फिर साइंस से ही हैं, आपके पास फिजिक्स नहीं है, मैथ नहीं है, बायोलॉजी है, उसके अलावा और कुछ है, तो उसमें भी आपका 50% आपका होना चाहिए 12th में। और सेम चीज़ है इंग्लिश में आपका 50% होना चाहिए। अगर इसमें फीस की बात करें तो फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 500 रुपये फीस लगने वाला है। जी हाँ, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 500 रुपये फीस लगेगा। वहीं एसटी एससी में भी आपका 500 रुपये फीस लगने वाला है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका सैलरी किस बेस में मिलने वाला है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, वो सारी चीज़ें हम लोग अब देख लेते हैं। आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो रहने वाला है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न जी हाँ, आपका एग्ज़ाम पैटर्न 3 बेसिस पे समझ लीजिए। जी हाँ, सबसे पहले आपका तो साइंस वाला एक होगा, सबसे पहला आपका एक साइंस होगा, उसके बाद एक अदर वाला होगा,
पहला तो साइंस हो गया आपका, दूसरा अदर हो गया, तीसरा आपका जो होगा ना वो दोनों वाला होगा। जी हाँ, अगर आप साइंस से हैं, आपके पास पी यानी कि फिजिक्स मैथ और इंग्लिश है साइंस में, तो आप दोनों को फॉर्म फिल कर सकते हैं। जी हाँ, दोनों को आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो तीसरा आपका जो हो जाएगा वो बोथ हो जाएगा। जी हाँ, आपका तीसरा जो होगा वो साइंस भी, अगर आप साइंस से हैं और फिजिक्स मैथ है तो आपके पास साइंस वाला भी भर सकते हैं, और उसके बाद आप अदर्स में भी भर सकते हैं, और उसके बाद बोथ में भी भर सकते हैं। वही पहला जो है साइंस वाला का जो है ना, सबसे पहले तो फिजिक्स मैथ और इंग्लिश आपका रहेगा ही। हाँ, ये 3 सब्जेक्ट रहने वाला है, फिजिक्स मैथ और इंग्लिश। ये जो रहने वाला है ये 12th बेस CBSE पे रहने वाला है। ये फिजिक्स मैथ और इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ना, CBSE 11-12 का बेस पे रहने वाला है। मैं 12 लिख दे रहा हूँ, आप 11-12 का बेस पे समझिए। और अदर यानी कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, या फिर जिसके पास मैथ और फिजिक्स नहीं है साइंस में, उसके लिए सब इंग्लिश पूछा जाएगा। और रागा यानी कि रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। जी हाँ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इसमें टाइम आपका 45 मिनट मात्र दिया जाएगा। जी हाँ, 45 मिनट। और साइंस वाला में आपका 60 मिनट टाइम दिया जाएगा। और ये अदर जो साइंस सब्जेक्ट है, इसका जो इंग्लिश रहने वाला है वो भी 12th बेस ही रहने वाला है, 11-12 बेस ही रहने वाला है। बोथ यानी कि साइंस वाला और अदर देन साइंस वाला, बोथ में साइंस वाला और अदर देन साइंस वाला, यानी कि इसमें फिजिक्स रहेगा आपका, मैथ रहेगा, इंग्लिश रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा, रीजनिंग रहेगा। जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग रहेगा, और इसका टाइम रहेगा 85 मिनट। जी हाँ, आपका इसका टाइम जो रहेगा वो 85 मिनट टाइम में आपका रहने वाला है। वहीं अगर इसमें सैलरी देख लेना, तो आपका सैलरी जो रहने वाला है, ये आप 4 साल की वैकेंसी है। जी हाँ, ये 4 साल की वैकेंसी है। तो आपका 4 साल में अलग अलग आपकी सैलरी रहने वाली है। आपकी जो सैलरी रहेगी वो ग्रोथ होती रहेगी। तो आप लोग को बता दूँ कि ये जो अग्निवीर की वैकेंसी है ये 4 साल की ही रहेगी, और ये जो वैकेंसी रहने वाली है आपकी 4 साल में, आप मान लीजिए रिटायर आप सब नहीं होने वाले हैं, या सब रिटायर नहीं होने वाले हैं। मान लीजिए 5000 वैकेंसी है, 5000 वैकेंसी है, तो इसमें सिर्फ 75% ही रिटायर होंगे, बाकी 25% को परमानेंट कर लिया जाएगा। या बाकी 25% को जो है वो परमानेंट कर लिया जाएगा। और जिस तरह भी स्थिति चल रही है ना, हमको लगता है कि 50% हो जाएगा। जी हमें लगता है कि ये 50% हो जाएगा, 25 से 50% को परमानेंट कर लिया जाएगा। सैलरी देख ले तो आपका पहला साल जो मंथली पैकेज रहेगा वो 30,000 का रहने वाला है, और आपका इन हैंड में आपका जो आएगा वो 21,000 आएगा। 9,000 रुपये आपका अग्निवीर फंड में जाएगा। तो ये फंड का पैसा कहाँ होगा आपको पता ही होगा, या तो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ। 9,000 आपको फंड में जाएगा, 21,000 आपका इन हैंड होने वाला है। और सेकेंड साल में आपका 33,000 सैलरी रहेगा, आपका इन हैंड आने वाला है 21,100, और 9,900 रुपये आपका फंड में जाएगा। 30% फंड कटता है। वही थर्ड ईयर की जो सैलरी आपकी रहने वाली है वो 36,500 रहेगी, यानी कि 36,500 रहने वाली है। और इसका आपका इन हैंड सैलरी जो आएगा 25,580 रुपये आने वाला है। जो आपके थर्ड ईयर में जो है 25,580 रुपये सैलरी आने वाली है। और ये 30% यानी कि 10,950 रुपया जो है वो आपका फंड में चला जाएगा, अग्निवीर फंड में। वही फोर्थ ईयर यानी कि लास्ट ईयर की जो आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 40,000 रहने वाली है, और इसकी इन हैंड सैलरी आपकी जो रहेगी वो 28,000 रहने वाली है जहाँ, और इसकी फंड में जो होगी वो 12,000 आपका चला जाएगा। वही हम बात करें फंड का टोटल का, तो आप 5.02 लाख रुपये आपका यानी कि चला जाएगा फंड में। ये फंड का पैसा आप जब रिटायर हो जाओगे ना तब मिलेगा, और सेम अमाउंट यानी कि 5.02 लाख रुपये आपको सरकार भी देगी। यानी कि आपका टोटल हो जाएगा जब आप रिटायरमेंट लोगे 10.04 लाख रुपये आपके पास
रिटायरमेंट आपको मिलने वाली है, जिससे कि आप कोई बिजनेस वगैरह भी कर सकते हो आराम से। अगर इस वीडियो से भी आपको कोई दिक्कत है या किसी चीज़ में पूछना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। हम यहाँ पे आपको बताते रहते हैं कौन सी जॉब कब आने वाली है, किसमें कितनी सीट है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे बताते रहते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। और मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि साइंस वाला यानी कि जिसके पास फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, जी हाँ, जिसके पास 12th में फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश है यानी कि साइंस, और अदर देन साइंस जिसके पास फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश नहीं है, बायो है, केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री वगैरह तो जो जिसके पास सीधा सीधे मान लीजिए फिजिक्स और मैथ नहीं है, वो लोग क्या अदर देन साइंस वाला को भर सकते हैं। तो जी है, वो लोग भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप फॉर्म को फिल कीजिए, उसमें आपका जो सिलेबस होगा वो बोथ वाला सिलेबस होगा, यानी कि आपका उसमें जो पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछा जाएगा, मैथ पूछा जाएगा, इंग्लिश भी पूछा जाएगा, रीजनिंग भी पूछा जाएगा और आपका जनरल अवेयरनेस भी पूछा जाएगा। तो क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ डाउट होता हो तो कमेंट में एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम आपको अवेलेबल मिलेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या किसी वैकेंसी का वेट करें तो आप बिल्कुल जाइएगा। जी हाँ, बिहार पुलिस स्टेनो असिस्टेंट एसआई की भर्ती निकल के आ चुकी है। जी हाँ, बिहार में स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल के आ चुकी है। बहुत नई भर्ती है। हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, फीस क्या लगेगी, लास्ट डेट क्या हो सकती है, स्टार्टिंग डेट कब से शुरू होगी, सैलरी क्या हो सकती है, टोटल सीट कितनी है, सिलेबस आपका क्या आने वाला है, एसटी एससी ओबीसी में कितनी सीट है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या आने वाला है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए भर्ती जो निकल के आई है, बिहार पुलिस स्टेनो असिस्टेंट एसआई की भर्ती निकल के आई। जी हाँ, असिस्टेंट एसआई की जो है वो भर्ती निकल के आई हुई है यहाँ पे। वहीं बात करिए स्टेनोग्राफर असिस्टेंट एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल के आई है बिहार पुलिस में। ये बिल्कुल ही नई वैकेंसी मैं बोलूँगा, ये बहुत नई वैकेंसी है बिहार में। और इसमें डेट की बात करें हम लोग तो डेट जो आपका जो रहने वाला है ना, 17 दिसंबर से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। जी हाँ, 17 दिसंबर से ये फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 17 जनवरी रहने वाली है। जी हाँ, 17 जनवरी 2025। वहीं अगर इसमें फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 700 रुपया फ़ीस लगेगा। जी हाँ, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपका 700 रुपया फ़ीस लगने वाला है। वहीं बिहार की ऑल कैंडिडेट फीमेल को जो और एसटी एससी को 400 रुपये फ़ीस लगेगा। बिहार की ऑल कैंडिडेट फीमेल को 400 लगेगा और एसटी एससी को भी 400 लगेगा। वहीं अगर एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 18 से 25 रखा गया है। जी हाँ, एज लिमिट जो है आपका वो 18 से 25 रखा गया है। वहीं इसमें ओबीसी को आपका 3 साल और एसटी एससी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। जी हाँ, एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा आपको। एसटी एससी को 5 साल यानी कि आपका 18 से 30 हो जाएगा अगर आप एसटी एससी हैं, और ओबीसी से तो आपका 18 से 28 हो जाएगा। वहीं अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन जो आपका रहने वाला है वो मात्र 12th पास है। जी हाँ, मात्र 12th पास है, प्लस आपको कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए। जी हाँ, कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें आपका हिंदी टाइपिंग आपका देखा जाएगा। तो आपके पास कंप्यूटर का होना चाहिए डिग्री। हाँ, आप ये अभी सोच रहे हैं कि हम अभी डिग्री बनवा लें, तो नहीं, अभी आपका डिग्री नहीं, आपका डिग्री जो होना चाहिए कंप्यूटर का वो सितंबर से पहले का आपका डिग्री होना चाहिए, तब आपका वैलिड रहने वाला है। वही अगर सैलरी हम लोग देख लें तो सैलरी आपका जो रहने वाला है वो लेवल 5 की सैलरी रहने वाली है। जी हाँ, लेवल 5 की आपकी जो है और सैलरी रहने वाली है 29,200 स्टार्टिंग सैलरी है। वहीं 92,300 आपकी मैक्स सैलरी रहने वाली है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 305 है। जी हाँ, 305 की टोटल पोस्ट है। जनरल में 121 सीट है, ओबीसी में 37, ईडब्ल्यूएस में आपका 31, ईबीसी में 59 यानी कि 59, और बीसी फीमेल यानी कि जी हाँ, बीसी फीमेल में जो है वो 14 सीट है,
ST में आपका 6 सीट है और SC में आपका 37 सीट है। जी हाँ, जनरल में 121, OBC में 37, EWS में 31, EBC में 59, BC फीमेल में 14, ST में 6 और SC में जो आपका वो 7 सीट रहने वाला है। चलिए अब हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, एक एग्ज़ाम सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या आने वाला है आपकी, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे अब देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख लें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो होने वाला है वो होने वाला है, सबसे पहले आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। जी हाँ, रिटर्न एग्ज़ाम होगा आपका सबसे पहले आपका जो है वो रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। जी हाँ, आपका सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो है स्किल टेस्ट होगा। जी हाँ, आपका उसके बाद जो है आपका स्किल टेस्ट होने वाला है, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होने वाला है। उसके बाद सबसे पहले आपका एक रिटर्न एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है मेडिकल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आपको वही टाइपिंग वगैरह होगा और स्टेनो का जो होता है स्टेनोग्राफर का, वो आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। वही बात करेंगे हम लोग एग्ज़ाम में कि रिटर्न एग्ज़ाम में आपका जो पैटर्न रहने वाला है, एग्ज़ाम पैटर्न, वो आपका 2 पेपर रहने वाला है। जहाँ आपका जो है वो 2 पेपर रहने वाला है। पहला पेपर जो रहेगा रिटर्न एग्ज़ाम, पहला पेपर जो आपका रहने वाला है वो हिंदी रहने वाला है। जी हाँ, पहला पेपर आपका जो है वो हिंदी रहने वाला है। 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहने वाला है। और ये जो है 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी कि 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और इसमें जो पूछा जाएगा वो ग्राम यानी कि व्याकरण में पूछा जाएगा। ये संपूर्ण व्याकरण कहीं से भी पूछ सकता है, संज्ञा सर्वनाम व्याकरण में जो आता है वो पूछ सकता है। और मैं पहले बता दूं कि ये जो पेपर रहने वाला है ना हिंदी, ये क्वालिफाई पेपर है, ये क्वालिफाइंग आपका पेपर है। जी हाँ, ये आपका पेपर जो है वो क्वालिफाइंग पेपर है, यानी कि आपको इसमें मिनिमम 30 नंबर लाना है। 30 नंबर आप इसमें लाते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ये हिंदी जो आपका ये क्वालिफाइंग पेपर है। वही पेपर 2 की बात करें तो इसमें जो आपका रहने वाला है GK GS रहने वाला है। जी हाँ, GK GS, और इसमें जो आपका रहने वाला है CA यानी कि करंट अफेयर्स भी रहने वाला है। तो आपको करंट अफेयर्स तगड़ा रहना पड़ेगा तब हो पाएगा। तो इसमें क्वेश्चन की बात करें तो 100 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा। जी हाँ, 100 क्वेश्चन जो है इसमें भी रहेगा, पर इसमें टोटल 200 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन रहने वाला है 2 नंबर का, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहने वाला है। और इसमें टाइम जो रहेगा वो 2 घंटे रहने वाला है। जी हाँ, इसमें टाइम जो है वो 2 घंटे रहने वाला है। GK GS में जो है ना आपका एक चीज़ रहेगा कि आपका इसमें ना 1-2 क्वेश्चन मैथ से भी लिया जा सकता है। 1-2 क्वेश्चन जो है ना वो आपका मैथ से भी लिया जाएगा, और कुछ रीजनिंग से भी 2-3 क्वेश्चन लिए जाएंगे। जी हाँ, आपका रीजनिंग से भी 2-3 क्वेश्चन लिए जाएंगे, जो आपका जो है पेपर 2 GK GS में रहेगा और करंट अफेयर्स आने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी आपको इस वीडियो से दिक्कत हुई तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, हम आपका अवेलेबल रहेंगे। और आप किसी भी वैकेंसी का वेट करें, किसी एग्ज़ाम की प्रेफरेंस करें तो आप हमें बता सकते हैं। हम यहाँ पर आपको बताते रहते हैं कौन सी जॉब कब आने वाली है, किसमें कितनी सीट है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, फीस क्या लगेगी, टोटल सीट क्या है, ST SC OBC में कितनी सीट है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे बताते रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कैसे वैकेंसी का वेट कर रहे थे, और स्पेशली आप रेलवे में वैकेंसी का वेट कर रहे थे, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए होने वाली है। जी हाँ, रेलवे में बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ चुकी है ग्रुप D की ओर से, इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो चुकी है। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में सारी चीज़ बताने वाले कि लास्ट डेट क्या होने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या होगी, फीस कितनी लगेगी, एज लिमिट क्या है, टोटल सीट कितनी है, सैलरी आपको कैसे मिल सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं।
तो ये जो वैकेंसी निकल के आई है ना, ये जो वैकेंसी निकल के आई है आरआरबी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है। जी हाँ, ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो निकल के आ चुकी है, नोटिफिकेशन इसकी जारी हो चुकी है। रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो इसमें डेट की हम लोग बात करें तो डेट आपका जो है वो 23 जनवरी से ये फॉर्म भराना शुरू होगा। जी हाँ, 23 जनवरी से फॉर्म भराना शुरू होगा और इसकी लास्ट डेट जो है वो 22 फरवरी रहने वाली है। जिसकी लास्ट डेट जो है वो 22 फरवरी रहने वाली है। इसकी पेमेंट डेट की जो होने वाली है वो भी 22 फरवरी होने वाली है पेमेंट डेट। एग्ज़ाम डेट अभी आएगा तो आप लोग को बता देंगे, एडमिट कार्ड का डेट भी आएगा तो आप लोग को नोटिफाइड कर देंगे हम लोग। फीस की हम लोग बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जी हाँ, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपका 500 रुपया फीस लगने वाला है। जी हाँ, जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आपका 500 रुपया फीस लगेगा। वहीं फीमेल, ऑल कैंडिडेट फीमेल, एसटी और एससी और ट्रांसजेंडर, जी हाँ, एसटी एससी ऑल कैंडिडेट फीमेल और ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये फीस है। जी, मात्र 250 रुपये आपका फीस होने वाली है। वही एज लिमिट की हम लोग बात करें तो एज लिमिट आपका 18 से 36 रखा गया है। जी, अगर आपका मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 36 होना चाहिए। अगर इसमें बात करें हम लोग की अति रिलैक्सेशन की तो ओबीसी को 3 साल, एसटी एससी को 5 साल का आपका एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। जी, ओबीसी को 3 साल का और एसटी एससी को जो है आपका 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। यानी कि आप ओबीसी से तो आपका 18 से 39 हो जाएगा और आप अगर एसटी एससी से तो आपका 18 से 41 हो जाने वाला है। वही अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन मात्र आपका 10th पास है। जी हाँ, क्वालिफिकेशन आपका मात्र 10th पास है, बट आपका इसमें अप्रेंटिस चाहिए। आपका इसमें अप्रेंटिस चाहिए। जी हाँ, अप्रेंटिस आप कैसे कर सकते हैं तो अप्रेंटिस आपका 1 साल का कोर्स होता है। इसके ऊपर हम लोगों ने रेलवे की जो अप्रेंटिस की वैकेंसी आती है हम लोगों ने उस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो आपको अप्रेंटिस करने के लिए आपका 10th पास या 12th पास, उसके बाद आपको ITI करना होगा। जी, ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप उसके बाद अप्रेंटिस का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल के आती है, आप उसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो अप्रेंटिस में 1 साल की आपको ट्रेनिंग मिलती है, उसमें आपको कुछ सैलरी भी मिलती है 50,000 ईयरली के हिसाब से। अगर अप्रेंटिस की अगर हम लोग बात करें ना तो अप्रेंटिस आपका 10th और 12th का बेस पे मेरिट बनता है। अगर मान लीजिए 2 लड़का का 80% और 80% सेम आ गया है तो उसमें जिसका एज ज़्यादा होगा उसको ये मिल जाती है अप्रेंटिस की जो वैकेंसी निकल के आती है। अप्रेंटिस पे हम लोग कभी बाद में बात करेंगे। तो अभी हम लोग देख लेते हैं ग्रुप डी वाले की। और अगर आप अप्रेंटिस किए हुए होंगे ना तो आपको 20% एक्स्ट्रा छूट मिलती है आपको ग्रुप डी में। जी, 20% आपको एक्स्ट्रा छूट मिलती है। वही टोटल पोस्ट की बात करें तो 32,438 पोस्ट है, मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ। 32,438 पोस्ट है, अप्रोक्स में बता रहा हूँ। वही अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी पोस्ट वाइज है। जी हाँ, लगभग इसमें 9 से 10 पोस्ट निकल के आई है। उसमें लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक की सैलरी आपको रहने वाली है। जी, लेवल 1 से लेवल 7 की सैलरी रहने वाली है। मिनिमम अगर हम लोग बात करें तो मिनिमम आपका 18,000 जो सैलरी रहने वाली है वो लेवल 1 की मैं बता रहा हूँ। और मैक्सिमम हम लोग देखें तो 1,49,000 के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। जी, 1,49,000 के आसपास आपकी जो है वो मैक्स सैलरी आपकी रहने वाली है। तो ये वैकेंसी आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। और अप्रेंटिस के बारे में अगर जानना ना, अगर आप लोग अप्रेंटिस नहीं किए हुए हैं तो आप एक बार जब ITI किए हुए हैं तो आप एक बार अप्रेंटिस को ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ज़रूर फिल कीजिएगा। जब फॉर्म आएगा तो हम लोग आपको बता देंगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या आने वाला है, सिलेबस क्या आने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देखें तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस, सबसे पहला आपका CBT 1 होगा। जी, आपका सबसे पहले CBT 1 होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला। आपका सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका जो है वो फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। आपका थर्ड नंबर पे आपका जो होने वाला है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। जी हाँ, थर्ड नंबर पे आपका जो होने वाला है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल एग्जाम होगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा। आपका मेडिकल एग्जाम होगा 4th नंबर पे। अगर CBT एग्जाम में देखें तो हम लोग का जो रिटर्न एग्जाम होने वाला है आपका CBT एग्जाम जो होने वाला है आपका, सबसे सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट रहने वाला है
वो सब्जेक्ट आपका जो रहने वाला है 4 सब्जेक्ट रहने वाला है। जी हाँ, 4 सब्जेक्ट रहने वाला है। टोटल नंबर 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स के लिए। जी हाँ, 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स के लिए। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम पैटर्न में पहला सब्जेक्ट जो आपका रहने वाला है वो जनरल साइंस से रहेगा। 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। जी हाँ, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए आपका रहने वाला है। आपका मैथ रहने वाला है 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। जी हाँ, आपका उसके बाद मैथ रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए। जनरल रीजनिंग रहने वाला है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। जी हाँ, जनरल रीजनिंग रहने वाला है आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर। जी हाँ, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर एक ही में आपका रहने वाला है 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। जी हाँ, 20 क्वेश्चन 20 नंबर का आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। 20 क्वेश्चन 20 नंबर का। जनरल साइंस आपका रहेगा 25 क्वेश्चन 25 नंबर का। मैथ रहेगा आपका 25 नंबर का 25 क्वेश्चन। जनरल रीजनिंग रहने वाला 30 क्वेश्चन 30 नंबर के लिए। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 20 क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर के लिए। अगर इसमें हम लोग बात करें करेक्ट, एक क्वेश्चन पे एक आंसर आपका एक क्वेश्चन पे एक आपका नंबर मिलेगा। अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो 1/3 रहने वाला है। जी हाँ, 1/3 आपका जो है वो माइनस मार्किंग आपका रहने वाला है। 1/3 आपका जो है वो माइनस मार्किंग रहने वाला है। फिर से मैं आप लोग को बता देता हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस आपका सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जो है फाइनल लिस्ट आ जाएगा। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत हुई है या कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, आप किसी वैकेंसी का वेट करें या किसी एग्ज़ाम की प्रिपेयर करें तो भी आप हमें बता सकते हैं। हम उसके लिए आपको वीडियोज़ देने में कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे आपको बताते रहते हैं कौन सी जॉब कब आने वाली है, किसमें कितनी सीट है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, लास्ट डेट क्या आ सकती है, सैलरी आपको कितनी मिल सकती है, वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे बताते रहते हैं। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।